नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर बाय अनूप और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, नेपाल के बाद अब बांग्लादेश भी भारत से पानी को लेकर नाराज है। दिसंबर 2026 में भारत और बांग्लादेश के बीच 30 साल पुरानी गंगा जल संधि खत्म होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही बांग्लादेश ने भारत के सामने बड़ी मांग रख दी है। गंगा के पानी की गारंटी चाहिए। ढाका का कहना है कि नई संधि में ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिससे सूखे के समय में भी बांग्लादेश को पर्याप्त पानी मिल सके और जरूरत पड़ी तो मामला अंतरराष्ट्रीय मंच तक ले जाने का संकेत भी दिया गया है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि नेपाल का नाम आखिर यहां क्यों लिया जा रहा है। नेपाल इस गंगा जल संधि का पक्षकार ही नहीं है, तो फिर नेपाल, भारत और बांग्लादेश की नदियां एक बड़े नदी तंत्र से कैसे जुड़ती हैं? क्या फरक्का बैराज इस पूरे विवाद की जड़ है? क्या भारत वास्तव में अपने पड़ोसियों के पानी पर नियंत्रण कर रहा है, या फिर यह कहानी पानी की कमी, जलवायु परिवर्तन और तीनों देशों के टकराते हितों की है? आज समझेंगे गंगा जल विवाद की पूरी कहानी, नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिले। वीडियो पे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। अंत तक बने रहिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक जो है वो मेरी बातों को सुनिएगा। तो आज का टॉपिक है नेपाल के बाद बांग्लादेश भी भारत से नाराज, गंगा जल संधि पर यूएन जाने की धमकी। तथा सबसे पहले हमें समझना है कि यह गंगा जल संधि है क्या, और इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें करीब 30 साल पीछे जाना होगा। साल 1996, जब भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे गंगा जल संधि कहा जाता है। यह संधि मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में स्थित फरक्का बैराज से जुड़े जल बंटवारे के लंबे विवाद को व्यवस्थित करने के लिए की गई थी। इसकी अवधि 30 साल तय की गई थी। अब यह संधि दिसंबर 2026 में समाप्त होने जा रही है, और इसके नवीनीकरण से पहले बांग्लादेश ने अपनी नई मांग सामने रख दी। ढाका चाहता है कि इस बार केवल पुरानी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के बजाय पानी की उपलब्धता को लेकर ज्यादा मजबूत प्रावधान किया जाए, खासकर उस समय जब गंगा में पानी कम हो जाता है और सूखे जैसी स्थिति पैदा होती है। तो बांग्लादेश की मुख्य मांग यही है कि नई संधि में ऐसा गारंटी प्रावधान हो जिससे कठिन परिस्थितियों में भी उसे न्यूनतम जल प्रवाह मिलने की सुरक्षा हो। लेकिन यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, मौजूदा 1996 की संधि में भी कुछ विशेष अवधि के लिए न्यूनतम जल प्रवाह से जुड़ी गारंटी व्यवस्था मौजूद है। इसलिए असली विवाद सिर्फ इतना ही नहीं है कि गारंटी है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या मौजूदा व्यवस्था आज की परिस्थितियों में बांग्लादेश के लिए पर्याप्त है। और अगर आने वाले वर्षों में सूखा बढ़ता है, नदी का प्रवाह कम होता है और जलवायु परिवर्तन के कारण पानी की उपलब्धता और अनिश्चित हो जाती है, तो उस सीमित पानी का बंटवारा भारत और बांग्लादेश के बीच आखिर किस आधार पर होगा। और यहीं से इस पूरी कहानी की असली लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, यह भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए खेती, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा सवाल है। अब यही नदी दोनों देशों के बीच एक बड़े कूटनीतिक मुद्दे के रूप में सामने खड़ी है। लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश नई संधि में इतनी मजबूत गारंटी क्यों चाहता है, और इस पूरे विवाद के केंद्र में फरक्का बैराज आखिर क्यों है। तो चलिए यहीं से कहानी को और दिलचस्प बनाते हैं। साथियों, बांग्लादेश आखिर नई गारंटी की मांग क्यों कर रहा है, क्यों कह रहा है कि पानी की गारंटी चाहिए। बांग्लादेश आखिर नई संधि में इतने मजबूत से जो गारंटी की ओर जोर दे रहा है, इसके पीछे सिर्फ आज की राजनीतिक तनाव नहीं है साथियों, बल्कि गंगा जल बंटवारे का एक पुराना इतिहास भी है। बांग्लादेश की नजर खासतौर पर 1977 के गंगा जल समझौते पर है। और समझौते में एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके तहत यदि किसी 10 दिवसीय अवधि में फरक्का पर गंगा का प्रवाह बहुत कम हो जाता है, तब बांग्लादेश के हिस्से का पानी तय मात्रा के 80% से नीचे नहीं जाना चाहिए। यानी बेहद कम जल प्रवाह की स्थिति में भी बांग्लादेश के लिए एक स्पष्ट न्यूनतम सुरक्षा मौजूद थी। लेकिन बाद की व्यवस्था में यह सुरक्षा उसी रूप से नहीं रही। 1996 की संधि में पानी बांटने का विस्तृत फॉर्मूला जरूर बनाया गया, लेकिन अगर फरक्का पर किसी 10 दिवसीय अवधि में कुल प्रवाह 50,000 क्यूसेक से नीचे चला जाए, तो दोनों सरकारों को आपात आधार पर आपसी बातचीत करके समाधान निकालना होता है। और यही वो बिंदु है जिस पर बांग्लादेश अब सवाल उठा रहा है। उसका तर्क है कि केवल भविष्य में बातचीत का आश्वासन काफी नहीं है, सूखे जैसी असाधारण स्थिति के लिए पहले से एक स्पष्ट और मजबूत सुरक्षा तंत्र होना चाहिए। और यही कारण है कि बांग्लादेश के लिए गारंटी क्लॉज केवल एक कानूनी शब्द नहीं, बल्कि सूखे के समय पानी की निश्चितता का सवाल है। साथियों, हालिया बयानों में बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री, जिनका नाम है साहुद्दीन चौधरी, उन्होंने साफ कहा है कि उनका देश जो है वो सीमा पार नदियों में अपने उचित हिस्से के पानी को सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक स्तर पर प्रयास करेगा। फरक्का संधि के नवीनीकरण को इसी नजरिए से देखा जा रहा है।
यानी अब बांग्लादेश का असली सवाल यह है कि अगर गंगा में पानी भरपूर हो तब तो बंटवारे का फार्मूला काम कर सकता है, लेकिन अगर पानी ही बहुत कम हो जाए तो बांग्लादेश के हिस्से की न्यूनतम सीमा कौन तय करेगा और क्या भारत पहले से इसकी गारंटी देने के लिए तैयार होगा? और यहीं से विवाद और भी ज्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब सीधे हम उस जगह हमें लेकर जाता है जहां दशकों से भारत और बांग्लादेश की जल राजनीति टकराती रही है, और वो है फरक्का बैराज। अब साथियों, हम समझते हैं कि ये फरक्का बैराज का विवाद क्या है और क्यों इस फरक्का बैराज के ऊपर इतनी बातें हो रही हैं, लेकिन हमें यह भी समझना है कि आखिर यह बना क्यों था। साथियों, फरक्का बैराज के बारे में बात करें साथियों, तो जिसके बिना भारत और बांग्लादेश के गंगा विवाद की कहानी पूरी स्पष्ट नहीं हो सकती है, वो यही बैराज। पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद क्षेत्र में स्थित फरक्का बैराज गंगा नदी पर बना एक महत्वपूर्ण नियंत्रण संरचना है, लेकिन इसे समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि भारत ने इसे आखिर बनाया क्यों। भारत का मुख्य उद्देश्य गंगा के पानी के एक हिस्से को फीडर कैनाल के जरिए भागीरथी हुगली नदी प्रणाली की ओर मोड़ना था। इसके पीछे बड़ी वजह थी हुगली नदी में बढ़ती गाद और कोलकाता बंदरगाह के नौवहन क्षमता। पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने के लिए नदी में जमा गाद को बाहर निकालने में मदद मिल सकती थी। जल मार्ग को उपयोगी बनाए रखने का लक्ष्य था। आधिकारिक तौर पर फरक्का परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य भागीरथ हुगली प्रणाली के में निर्धारित मात्रा में गंगा जल मोड़कर कोलकाता बंदरगाह और नौवहन व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना था। और यहीं से विवाद की असली शुरुआत होती है, क्योंकि फरक्का के बाद गंगा का प्रवाह आगे बढ़ते हुए उस दिशा में जाता है जिसे बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। भारत जहां इसे अपनी नदी नौवहन, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, जल प्रबंधन की जरूरतों के नजरिए से देखता है, वहीं बांग्लादेश की चिंता ये रही है कि सूखे के मौसम में जब नदी में पानी पहले से ही कम हो तो अपस्ट्रीम, माफ कीजिएगा, तो अपस्ट्रीम के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए। तो मुख्य रूप से जल प्रवाह को नियंत्रित और उसका एक हिस्सा मोड़ने के लिए बैराज के स्ट्रक्चर के रूप में देखती है। आधिकारिक परियोजना के विवरण के अनुसार इसकी फीडर कैनाल की डिजाइन क्षमता लगभग 40,000 क्यूसेक है। साथ ही 1996 की संधि के तहत फरक्का भी लीन सीजन में भारत और बांग्लादेश के बीच पानी की बंटवारे की व्यवस्था को जो है लागू करता है। यानी यहां विवाद केवल एक बैराज का नहीं है, असली समस्या उस समय पैदा होती है जब नदी में पानी भरपूर नहीं होता। अगर पानी ज्यादा है तो दोनों दिशाओं में प्रवाह बनाए रखना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन जैसे ही लीन सीजन में गंगा का फ्लो घटता है, वही सवाल फिर से खड़ा हो जाता है कि हुगली नदी प्रणाली की जरूरत पहले पूरी हो या डाउन स्ट्रीम बांग्लादेश की जल आवश्यकता। और यही कारण है कि बांग्लादेश में फरक्का केवल एक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक राजनीतिक और भावनात्मक मुद्दा भी बन चुका है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना महत्वपूर्ण है। अगर बांग्लादेश कहता है कि फरक्का उसके लिए समस्या है, तो भारत के लिए फरक्का आखिर इतना जरूरी क्यों है, इसे भी हमें समझना जरूरी है कि भारत के लिए फरक्का का इंपॉर्टेंट क्या है। साथियों, अगर हम कहें कि बांग्लादेश फरक्का बैराज को अपने लिए समस्या के रूप में अगर देख रहा है, तो भारत के लिए सिर्फ बैराज नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की नदी व्यवस्था और अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण ढांचा है। फरक्का परियोजना का मूल उद्देश्य गंगा के पानी के एक हिस्से को भागीरथी हुगली नदी प्रणाली की ओर मोड़ना था, और इसके पीछे सबसे बड़ी चिंता थी हुगली नदी में बढ़ती गाद। अगर नदी में पर्याप्त जल प्रवाह ना रहे तो गाद जमा होने की समस्या बढ़ सकती है और इसका सीधा असर कोलकाता बंदरगाह के ऊपर पड़ेगा। ये बातें हमने पहले भी किया हुआ है। साथियों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत के नजरिए से सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पानी बांग्लादेश को दिया जाए या नहीं। भारत के सामने यह भी सवाल है कि अगर हुगली नदी प्रणाली में पर्याप्त पानी नहीं पहुंचा तो पश्चिम बंगाल में नदी अर्थव्यवस्था, नौवहन और से जुड़ी व्यवस्था के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इसलिए फरक्का को लेकर भारत की स्थिति केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक भौगोलिक जरूरतों से भी जुड़ी हुई है। और यही इस विवाद की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। जिस पानी को बांग्लादेश डाउनस्ट्रीम फ्लो के लिए जरूरी मानता है, उस पानी के एक हिस्से को भारत अपनी नदी व्यवस्था को जीवित रखने के लिए महत्वपूर्ण मानता है। और इसलिए असली टकराव किसी एक देश के सही या गलत होने का नहीं, असली समस्या तब पैदा होती है जब पानी की कुल मात्रा सीमित हो और जरूरत बढ़ जाती है। और यही वजह है कि फरक्का को समझने के बाद हमें पीछे जाना होगा उस दौर में जब भारत और बांग्लादेश के बीच पानी को लेकर पहली बड़ी औपचारिक व्यवस्था 1977 के समझौते में हुई थी। और क्योंकि 1977 से लेकर 1996 की संधि तक पानी के बंटवारे का फार्मूला कई बार बदला, और यही छिपी है आज की गारंटी क्लॉज की विवाद की ऐतिहासिक जड़। साथियों, फरक्का बैराज के विवाद के ऊपर हम जब बात कर रहे हैं तो 1977 से 1996 के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम गारंटी क्लॉज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस बीच कई अस्थायी व्यवस्था और समझौते हुए और हर बदलाव के साथ
पानी के बंटवारे का तरीका भी बदलता गया। 1977 में भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा के पानी के बंटवारे पर एक औपचारिक समझौता हुआ। इसके सबसे चर्चित विशेषता यह थी कि 80% गारंटी क्लॉज। इसका अर्थ यह था कि 10 दिवसीय अवधि में गंगा का प्रवाह अगर बेहद कम हो जाता है तो बांग्लादेश का हिस्सा उस अवधि के तय हिस्से से 80% से नीचे नहीं जाएगा। इस पर भी हमने चर्चा की है। साथियों, 1982 से लेकर और फिर 1985 में दोनों देशों के बीच अलग अलग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि अस्थायी समझौता भी हुआ और इन व्यवस्था में पानी के बंटवारे का सिलसिला जारी रहा। लेकिन 1977 वाला 80% गारंटी प्रावधान उसी रूप से शामिल नहीं रहा। फिर आया 1996। 12 दिसंबर 1996 को भारत और बांग्लादेश ने 30 वर्षों के लिए नई गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर किए। इसमें 1 जनवरी से लेकर 31 मई तक 10 दिवसीय अवधि के आधार पर फरक्का पर उपलब्ध पानी बंटवारे का विस्तृत फॉर्मूला तय किया गया। संधि के अनुसार पानी की उपलब्धता के अलग अलग स्तर पर दोनों देशों का हिस्सा तय होता था। मार्च से लेकर मई के बीच बारी बारी से कुछ 10 दिवसीय अवधियों में दोनों पक्षों के लिए 35,000 क्यूसेक की गारंटी प्रावधान भी रखा गया। लेकिन 1996 की संधि में एक महत्वपूर्ण स्थिति आई कि 10 दिवसीय अवधि में फरक्का पर कुल प्रवाह 50,000 क्यूसेक से नीचे चला जाता है तो इससे पहले कोई निश्चित नया आंकड़ा लागू नहीं होता है। इसके बजाय दोनों सरकारों को तत्काल बातचीत करके आपात स्थिति में समाधान निकालना होता है और यहीं से आज का विवाद समझ में आता है। बांग्लादेश की मौजूदा मांग को केवल एक नई राजनीतिक शर्त के रूप में नहीं देखा जा सकता। ढाका दरअसल उस पुराने सवाल को फिर सामने ला रहा है कि अगर नदी में पानी बहुत ही कम हो जाए तो उस स्थिति में बांग्लादेश के हिस्से की सुरक्षा पहले से तय होगी या फिर हर बार नई बातचीत करनी होगी। और यानी 1977 में जो जोड़ था पहले से तय न्यूनतम सुरक्षा पर, क्या उसे फिर से शुरू किया जाएगा? साथियों, 1996 में जोर एक विस्तृत शेयरिंग फॉर्मूला और म्यूचुअल कंसल्टेशन के व्यवस्था पर आया था। अब 2026 में संधि के नवीनीकरण से पहले बांग्लादेश फिर से ज्यादा स्पष्ट और मजबूत गारंटी की मांग कर रहा है। लेकिन यहां कहानी एक नया मोड़ लेती है क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच पानी का तनाव सिर्फ गंगा तक सीमित नहीं है। एक दूसरी नदी भी है जिस पर दशकों से बातचीत हो रही है, समझौते की कोशिश हो रही है, लेकिन आज तक अंतिम समाधान नहीं निकल पाया और वो नदी है जिसे कि हम जानते हैं तिस्ता के नाम से। तो तिस्ता का भी पेच जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तिस्ता विवाद क्या है और पश्चिम बंगाल की इस पूरे भारत बांग्लादेश जल राजनीति में इतना महत्वपूर्ण खिलाड़ी तिस्ता क्यों बन गया है, ये भी हम जान लेते हैं। साथियों, जब हम बात तिस्ता के बारे में करते हैं तो तिस्ता नदी के बारे में अगर हम बात करें साथियों तो ये विवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां भारत और बांग्लादेश के बीच बातचीत होने के बावजूद अंतिम समझौता आज तक नहीं हो पाया और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है पश्चिम बंगाल की भूमिका। तिस्ता सिक्किम से निकलकर पश्चिम बंगाल से गुजरती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश के उत्तरी इलाकों में यह नदी कृषि और आजीविका के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के लिए भी तिस्ता का पानी कोई मामूली संसाधन नहीं है। राज्य का तिस्ता बैराज प्रोजेक्ट उत्तर बंगाल के 6 जिलों में बड़े पैमाने पर सिंचाई क्षमता को विकसित करने के लिए जुड़ा है। दोनों देशों के बीच तिस्ता जल बंटवारे पर लंबे समय से बातचीत होती रही है। 2011 में एक अंतरिम समझौते का मसौदा तैयार हुआ था और दोनों सरकारों के स्तर पर इस पर प्रगति भी हुई, लेकिन यह समझौता अंतिम रूप नहीं ले सका। बाद में भारत और बांग्लादेश के संयुक्त बयानों में भी बार बार तिस्ता समझौते को जल्द पूरा करने की बात सामने आई, जिससे साफ हुआ कि मुद्दा वर्षों बाद भी आज भी अनसुलझा रहा। भारत की संघीय व्यवस्था इस पूरी कहानी में प्रवेश करती है। विदेश नीति केंद्र सरकार संभालती है, लेकिन जिस नदी का पानी साझा किया जा रहा है उसका सीधा असर राज्य की खेती, राज्य की सिंचाई और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ती है। इसलिए पश्चिम बंगाल की चिंताओं को नजरअंदाज करके कोई समझौता करना राजनीतिक और व्यवहारिक दोनों स्तर पर मुश्किल हो सकता है। इसलिए केंद्र सरकार ने संसद में भी कहा कि तिस्ता पर किसी निष्पक्ष और स्वीकार समझौते के लिए पश्चिम बंगाल सरकार सहित स्टेक होल्डर्स के हितों को भी ध्यान रखा जाएगा और यही बात गंगा जल संधि के भविष्य को समझने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथियों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर ये नई संधि होती है तो इस नई संधि का भारत के ऊपर कितना असर पड़ेगा ये भी ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश की मांग, फरक्का का विवाद और तिस्ता का अधूरा समझौता जो अभी तक हमने चर्चा किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जब गंगा जल संधि की नवीकरण की बात हो रही है तो क्या भारत सरकार अकेले फैसला लेगी? साथियों, मामला इतना सीधा नहीं है क्योंकि गंगा का पानी केवल विदेश नीति का मुद्दा नहीं है। इसका सीधा संबंध भारत के कई राज्यों, वहां की खेती, सिंचाई, नदी प्रबंधन और स्थानीय अर्थव्यवस्था से है। खासकर पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों के हित इस पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हो सकता है
और यही वजह है कि गंगा जल संधि के नवीनीकरण को लेकर भारत के भीतर भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। संसदीय स्तर पर इस मुद्दे पर यह बात सामने आई है कि भविष्य की बातचीत में केवल भारत बांग्लादेश संबंधों को नहीं बल्कि नए जल वैज्ञानिक आंकड़ों, बदलते नदी प्रवाह, जलवायु परिवर्तन और संबंधित भारतीय राज्यों के हितों को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसका मतलब साफ है कि भारत जब ढाका के साथ बातचीत के मेज पर बैठेगा तो उसके सामने सिर्फ एक सवाल ये नहीं होगा कि बांग्लादेश को कितना पानी देना है, उसे यह भी देखना होगा कि उस फैसले का असर भारत के भीतर किन राज्य और किन समुदायों के ऊपर पड़ेगा। तो ये भी बहुत ध्यान देने वाली जो है वो बात है। साथियों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम जब चर्चा यहां कर रहे हैं तो यहां एक और देश की एंट्री की हमने और वो देश है नेपाल। तो आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि नेपाल कहां से यहां आ गया, जिसका नाम इस पूरी बहस में बार बार लिया जा रहा है। लेकिन यहां सबसे पहले हमें भ्रम को दूर करना जरूरी है कि नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 की गंगा जल संधि का कोई संबंध नहीं, यानी कि नेपाल 1996 के गंगा जल संधि का कोई पक्षकार नहीं है। यह संधि केवल भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का पर गंगा के पानी के बंटवारे के लिए हुआ था। तो फिर नेपाल पर चर्चा क्यों हो रही है? साथियों, गंगा नदी तंत्र की भौगोलिक संरचना को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो गंगा बेसिन केवल भारत तक सीमित नहीं है, इसका विस्तार नेपाल और बांग्लादेश तक भी है। नेपाल से निकले वाली कई सीमा पार नदियां गंगा नदी की सहायक नदियां हैं और वो गंगा नदी तंत्र को प्रभावित करती है। अगर हम भारत सरकार के अनुसार देखें तो शारदा, घाघरा, राप्ती, गंडक, बागमती, कमला, कोशी जैसी कई नदियां जो हैं जिनकी प्रमुख धाराएं नेपाल से जुड़ी हैं और गंगा बेसिन प्रणाली का जो है वह हिस्सा है। यानी इस पूरी नदी व्यवस्था को अगर ऊपर से नीचे दिशा में देखें तो तस्वीर कुछ हद तक जो है वह क्लियर होती है। हिमालय और नेपाल क्षेत्र से आने वाली कई नदियां भारत के विशाल नदी तंत्र में प्रवेश करती है, फिर गंगा पूर्व की ओर बढ़ती हुई आखिरकार बांग्लादेश पहुंचती है, जहां इसका प्रवाह पद्मा के नाम से जाना जाता है। साथ ही नेपाल के पास गंगा जल संधि में कोई सीधा अधिकार या हस्तक्षेप नहीं है। नेपाल इस संधि का नेगोशिएशन पार्टी भी नहीं है, लेकिन गंगा बेसिन की बड़ी तस्वीर में नेपाल का जल वैज्ञानिक महत्व जरूर है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में घाघरा और कोशी का योगदान काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। गंगा बेसिन भारत, नेपाल तथा बांग्लादेश तक फैला हुआ है और यहीं से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि नेपाल और भारत के बीच जल संबंधों की अपनी अलग कहानी है। कोशी पर अलग समझौता है, गंडक पर अलग व्यवस्था है, महाकाली नदी को लेकर भारत नेपाल के बीच अलग संधि जो है वो मौजूद है। यानी नेपाल का जल विवाद सीधे गंगा जल संधि से जुड़ा तो नहीं है, बल्कि भारत के साथ उसके अपने अलग द्विपक्षीय समझौते और परियोजनाएं जुड़े हैं। इसलिए अगर कोई भी कहता है कि नेपाल और बांग्लादेश दोनों एक ही गंगा जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ खड़े हैं तो यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। लेकिन अगर सवाल यह है कि क्या नेपाल, भारत और बांग्लादेश एक बड़ी सीमा पार नदी व्यवस्था से जुड़े हैं, तो इसका जवाब है कि बिल्कुल सही बात है। और यहीं से हमारी कहानी अगले हिस्से पे पड़ती है, क्योंकि नेपाल की अपनी शिकायत और भारत के साथ उसके जल समझौते अलग हैं। कोशी, गंडक, महाकाली को लेकर नेपाल में आखिर किस तरह की बहस होती है, आइए इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करें कोशी नदी की। भारत और नेपाल के बीच कोशी नदी को लेकर 1954 में समझौता हुआ, जिसे बाद में 1966 में संशोधित किया गया। गंडक नदी पर लेकर 1959 में समझौता हुआ, जिसे 1964 में संशोधन किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नदियों के बीच समझौते जो हैं और कुल मिलाकर भारत का आधिकारिक पक्ष इन परियोजनाओं को दोनों देशों के बीच बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और ऊर्जा सहयोग का हिस्सा मानता है। यानी यहां भी तस्वीर एक तरफा नहीं है कि विवाद केवल पानी का नहीं, बल्कि लाभ किसे कितना मिला, परियोजना का प्रबंधन कैसे हुआ, इसका भी है। महाकाली नदी का मामला अगर हम बात करें साथियों तो 1996 में भारत और नेपाल के बीच महाकाली संधि हुई, जिसे शारदा बैराज, टनकपुर बैराज और प्रस्तावित पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना को एक व्यापक ढांचे में शामिल किया गया। और इस संधि का उद्देश्य नदी के जल संसाधनों का एकीकृत विकास, सिंचाई, बिजली उत्पादन और अन्य साझा लाभों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। लेकिन पंचेश्वर जैसी बड़ी परियोजना लंबे समय से तकनीकी और राजनीतिक मतभेद के कारण आज भी धरातल पर सही तरीके से नहीं उतर पाई है। तो साथियों, कुल मिलाकर ये चर्चा अगर आप देख रहे हैं तो क्या प्रश्न ये आ रहा है कि क्या तीनों देशों को एक साथ मिलकर सोचना होगा? साथियों, अगर बड़ी तस्वीर में देखें तो हिमालय से निकलने वाली और नेपाल से जुड़ी कई नदियां भारत के नदी तंत्र को प्रभावित करती है, जबकि गंगा और उसकी सहायक नदियों का विशाल जल प्रवाह बांग्लादेश तक पहुंचता है। लेकिन समस्या यह है कि नदी तंत्र आपस में जुड़ा है, जबकि उसका प्रबंधन अलग अलग समझौते में बटा हुआ है।
नेपाल और भारत के बीच कोशी, गंडक, महाकाली जैसे नदियों पे हमने बात किया। भारत और बांग्लादेश के बीच में गंगा और तिस्ता के लेकर हमने बात किया। यानी कि हर संधि की अपनी राजनीति है, हर देश की अपनी प्राथमिकता है, लेकिन प्रकृति इन समझौते को अलग अलग नहीं देखती। अगर नेपाल के हिमालय क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होती है तो उसका असर भारत के मैदानी क्षेत्र के साथ साथ बांग्लादेश पर भी देखने को हमें मिलेगा। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सब कुछ जो है एक साथ आपको इंटरलिंक देखने को मिलता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नेपाल को तुरंत भारत बांग्लादेश के गंगा जल संधि में शामिल कर दिया जाए, और ऐसा कोई मौजूदा प्रक्रिया अभी तक सामने नहीं है। बल्कि इसका मतलब यह है कि भविष्य में तीनों देशों को कम से कम कुछ मुद्दे पर ज्यादा समन्वय की जो है वो जरूरत है, जैसे कि बाढ़ की चेतावनी को लेकर, नदी के वास्तविक प्रवाह का डेटा साझा करने को लेकर, सूखे के दौरान बेहतर जल प्रबंधन को लेकर। इन सब चीजों पर जो है वो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। साथियों, जलवायु परिवर्तन जिस प्रकार से हो रहा है इसे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी समस्या पुराने जल संधियों के अक्सर उस दौर से है जहां नदी प्रवाह और उपलब्ध आंकड़ों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। लेकिन अब मानसून का पैटर्न बदल रहा है। कहीं बहुत कम समय में अत्यधिक बारिश हो रही है तो कहीं लंबे समय में बारिश में कमी देखी जा रही है। यानी चुनौती सिर्फ ये नहीं कि नदी में कुल कितना पानी है, चुनौती ये है कि पानी कब आ रहा है, पानी कब नहीं आ रहा है। तो इसको भी ध्यान में रखकर जो है वो काम करना होगा। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के संदर्भ में हिमालय क्षेत्र में जिस प्रकार से तापमान बदल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उनका पैटर्न जो है बदल रहा है, अनिश्चित मानसून हो रही है, अत्यधिक मौसमी घटनाएं हो रही हैं, तो जल के प्रबंधन को जो है वो और भी ज्यादा जटिल बना दे रही। साथियों, तो प्रश्न यही कि क्या आज का जलवायु डेटा अगले 30 साल की गारंटी दे सकता है? और यहीं से गंगा जल विवाद सिर्फ भारत और बांग्लादेश की कूटनीति में नहीं रह जाता, यह भविष्य की पानी की सुरक्षा का सवाल बन जाता है। लेकिन बांग्लादेश ने एक और बड़ा संकेत दिया है, अगर उसको जल अधिकारों के उसके पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलती है तो वो यूएन जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात को उठाएगा। तो अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ कूटनीतिक दबाव बना की रणनीति है, या बांग्लादेश में वास्तव बांग्लादेश जो है वह भारत के ऊपर कुछ ज्यादा दबाव दे रहा है। जैसा कि बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री के द्वारा यह संकेत दिया गया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों की तरफ रुख कर सकते हैं। तो ये समझना होगा साथियों कि किसी मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र या किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना, वहां से अपने पक्ष में भारत के खिलाफ कोई बाध्यकारी फैसला हासिल करना, दोनों बिल्कुल अलग बात है। गंगा जल संधि और भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय समझौता है, इसलिए सबसे पहले विवाद को दोनों देशों के बीच मौजूदा कूटनीतिक और संस्थागत माध्यम से सुलझाने की कोशिश स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण होगी। यानी सिर्फ यूएन जाने से या यूएन जाने की धमकी देने से कोई भी फैसला अपने आप लागू नहीं होता है। तो ये रहा साथियों आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, और कुल मिलाकर इस पूरी कहानी का निष्कर्ष साफ है कि गंगा जल संधि का मुद्दा सिर्फ भारत और बांग्लादेश के बीच पानी बांटने का विवाद नहीं है। बांग्लादेश नई संधि में ज्यादा मजबूत जल सुरक्षा चाहता है, जबकि भारत के सामने अपने घरेलू जरूरतों, राज्यों के हितों, भविष्य में पानी की अनिश्चित उपलब्धता की चुनौती है। नेपाल इस संधि का पक्षकार नहीं है, लेकिन इसकी नदियां यह जरूर दिखाती है कि दक्षिण एशिया की जल समस्या सीमाओं से कहीं बड़ी है। अब असली परीक्षा दिसंबर 2026 के बाद शुरू होगी। क्या भारत और बांग्लादेश बदलती परिस्थितियों के अनुसार नया संतुलन बना पाएंगे? क्योंकि आने वाले समय में पानी सिर्फ एक प्राकृतिक संसाधन नहीं रहेगा, वह दक्षिण एशिया की कूटनीतिक, अर्थव्यवस्था और क्षेत्र स्थिरता का भी बड़ा आधार बन सकता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है, नदियां देशों को जोड़ेंगी या पानी की कमी दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी कर देंगे? नदियां जोड़ेंगी या लड़ाएंगी? आप बताइए। आप अपने विचार जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं, और कैसा लगा सेशन ये भी जरूर बताएं। साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दिया, और शेयर नहीं किया, शेयर कर दिया। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।